नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता। इसके बारे में जो लिखित में पेपर होते हैं हिंदी के, चाहे वो एनटीए करवाता हो, चाहे आरपीसी करवाती हो या अन्य संस्थान करवाता हो, तो वहाँ भी ये पूछते हैं कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता क्या है। इनके जो प्रसिद्ध लेखक हैं उनके बारे में, या फिर ये साक्षात्कार होता है साहित्याचार्य का, उसमें भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में अपने चर्चा करने जा रहे हैं। तो इसकी जो इकाई की रूपरेखा है वो जैसे आपको दिखाई दे रही है कि सबसे पहले उद्देश्य, फिर प्रस्तावना, आधुनिकता की अवधारणा क्या है, आधुनिकता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है, यानी आधुनिकता जो है उसका इतिहास क्या रहा है, आधुनिकता का दार्शनिक आधार, आधुनिकता का प्रभाव और प्रसार, आधुनिकता एक आलोचनात्मक विवेचन, आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता में रूपांतरण, अंत की घोषणाएं और उत्तर आधुनिकता के लक्ष्य अभिलक्षण, प्रमुख उत्तर आधुनिक विचारक, सारांश, अवधारणात्मक शब्द और इसके बोध प्रश्न के उत्तर, ये सारी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट पर अपन चर्चा करेंगे। इस इकाई को पढ़ने के बाद हम सब मनुष्य की चेतना की ऐतिहासिक काल यात्रा का विहंगावलोकन कर सकेंगे, यानी एक पूरी विहंगम दृष्टि है वो इसके बारे में अपने समझ सकेंगे। आधुनिकता की अवधारणा से परिचित होगी, आधुनिकता है क्या, आधुनिकता के कारक के रूप में विविध दार्शनिक मतवादों से परिचित हो सकेंगे, और दोनों की जो आधुनिकता से उत्तर आधुनिकता में जो रूपांतरण हुआ है उसकी प्रक्रिया क्या रही है उसके बारे में जान सकेंगे। और उत्तर आधुनिकता के जो लक्षण हैं, जो अभी प्रमुख इसके अभिलक्षण है, उसके बारे में उनकी पहचान कर सकेंगे और वो उसको कंठस्थ कर सकेंगे। और उत्तर आधुनिकता के कुछ विचारकों के जो चिंतन है उसके बारे में कुछ परिचय प्राप्त कर सकेंगे। और इन दोनों के बीच में जो अंतर संबंध है वो क्या है, वो आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता के, वो अपने जान सकेंगे। तो मनुष्य की सामूहिक चेतना अपने विकास क्रम में कई बड़े बदलावों से गुजरती है। चेतना के तल पर घटित होने वाले ये परिवर्तन सभ्यता और संस्कृति में भी क्रांतिकारी बदलाव लाते हैं। यूरोपीय सभ्यता और संस्कृति के विकासात्मक इतिहास पर गौर करें तो पाते हैं कि प्राचीन यूनान और रोम की भौतिकवादी एवं इहलौकिक चेतना के प्रतिक्रिया स्वरूप आध्यात्मिक, पारलौकिक एवं आस्थावादी ईसाई संस्कृति एवं सभ्यता का विकास होता है। कालांतर में ईसाई संस्कृति रूढ़ि और दृढ़ता का शिकार हो जाती है। पोप और चर्च के द्वारा प्रचलित कई मान्यताओं का खंडन करते हुए विवेक का मतलब रीजन और तर्क, लॉजिक के रथ पर आरूढ़ होकर आधुनिक सभ्यता का अवतरण होता है। यानी तर्क और विवेक इसमें आधुनिक सभ्यता के प्रमुख लक्षण हैं। पुनर्जागरण, ज्ञानोदय, धर्म सुधार की प्रक्रियाओं से आधुनिकता की ज्ञान परंपरा ने यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया के लिए सोच और चिंतन को बदल दिया है। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व के सारे नारे यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया में प्रचलित हुए हैं। आधुनिकता के द्वारा पूरी दुनिया में वैज्ञानिक सोच को जगह मिली है, एक नई औद्योगिक सभ्यता का विकास हुआ है। इसने मनुष्य की संभावनाओं और विकास का, यानी इसलिए जो आधुनिकता है, औद्योगिक जो सभ्यता का विकास हुआ है, उससे मनुष्य की जो संभावनाएं हैं और उसके विकास की जो प्रक्रिया है वो एक नए स्तर पर पहुंच चुकी है। कालांतर में आधुनिकता के अभियान की कई विसंगतियां उजागर हुई है। आधुनिकता ने जिस वस्तुनिष्ठ और निरपेक्ष सत्य की प्रतिष्ठा की थी, अब वह उस पर सवाल खड़ी किए जाने लगे हैं। आधुनिकता की अपर्याप्तता के कारण उत्तर आधुनिक चिंतन का अब देखो ये प्रश्न, ये जो तथ्य है बहुत महत्वपूर्ण है कि आधुनिकता की अपर्याप्तता के कारण उत्तर आधुनिक चिंतन का प्रादुर्भाव होता है। यानी आधुनिकता में जो अपर्याप्त बातें थी, अपर्याप्त तथ्य थे, उनके कारण उत्तर आधुनिकता का जन्म हुआ है। उत्तर आधुनिकता ने सत्य की आत्मनिष्ठा और सापेक्षता प्रतिष्ठित किया है। ज्ञान प्राप्ति के एकमात्र साधन के रूप में विवेक को प्रश्न, यानी विवेक जो है उत्तर आधुनिकता में मुख्य केंद्रीय बिंदु है विवेक। आधुनिकता की अवधारणा, बार बार प्रयोग में आने वाले शब्द अक्सर कठिन और अव्याख्यायी होते हैं। उन पर अर्थ और अनुसंगी अर्थ दर अर्थ की परतों का कुछ ऐसा समावेश हो जाता है कि उनका एक रूप या अर्थ नहीं रह जाता। आधुनिकता कुछ इसी तरह का शब्द है। सामान्य समझ के अनुसार वर्तमान में होना या अपने समय में अवस्थित होना आधुनिकता होने की पहचान है। यहाँ समकालीन और आधुनिक के सिद्धार्थ भेद जान लेना आवश्यक है। समकालीन वह है जो हमारे समय में घटित हो रहा है, यह समय और इतिहास से जुड़ी हुई परिघटना है, लेकिन जो कुछ समकालीन वह आधुनिक भी हो यह जरूरी नहीं। 17वीं शताब्दी में यूरोप में आधुनिक शब्द का प्रयोग वर्तमान समय के संदर्भ में होता था। रूढ़िग्रस्त, अप्रचलित और पुराने विचारों के खिलाफ उनका प्रयोग होता था। आधुनिक होना क्रम से श्रेष्ठ होना माना जाता है, यानी जो आधुनिक होगा वो श्रेष्ठ होगा। इसके अनुसार इस दौर में यूरोप में आधुनिक और पुरातन के बीच सांस्कृतिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई। पुरातनपंथी शास्त्र के पोषक थे, जबकि आधुनिकता के हिमायती लोग विज्ञान और बुद्धिवाद के पोषक थे। अभी ये जो आधुनिकता वाले हैं ये क्या है, विज्ञान का सहारा लेते हैं, और जो बुद्धिवाद, ये जो बुद्धि है उसका प्रयोग करके और उसी तत्व को ये महत्व देते हैं।
आधुनिक होना एक बौद्धिक अभिव्यक्ति है। इसमें पारंपरिक विचारों, सिद्धांतों एवं सांस्कृतिक मूल्यों से परे हटते हुए विवेक और वैचारिकता और तर्क के आधार पर चीज़ों को जानने और समझने का प्रयास किया जाता है। विवेक युक्त रेशनल होना आधुनिक युग की पहचान है। आधुनिकता की अवधारणा को स्पष्ट करते डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं। अब विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने परिभाषा दी है, बहुत अच्छी परिभाषा दी है, और उनकी जो पुस्तक है हिंदी आलोचना, उसमें आधुनिकता वैज्ञानिकता के सहारे आई है। वह हमें अधिक वस्तुपरक बनाती है। वह वस्तु को आत्मगत दृष्टि से नहीं बल्कि तदगत वस्तुगत दृष्टि से देखना सत्य को देख पाने की शर्त है। परंपरा और आधुनिकता नामक निबंध में आचार्य हजारीशंकर द्विवेदी ने आधुनिकता के 3 लक्षण बताए हैं। कितने लक्षण बताए हैं? आचार्य हजारीशंकर द्विवेदी ने 3 लक्षण बताए हैं। एक है ऐतिहासिक दृष्टि, दूसरा यह है कि इसी दुनिया में मनुष्य को सब प्रकार की भीतियों और पराधीनता से मुक्त करके सुखी बनाने का आग्रह है। यानी भीतियों मतलब डर और पराधीनता यानी गुलामी से मुक्त करना ही और सुखी बनाना ही इसका आधुनिकता का लक्ष्य है। और तीसरा यह है कि व्यक्ति मानव के स्थान पर समस्त मानव या संपूर्ण मानव समाज के कल्याण की जो कामना करता है। ये 3 जो आधुनिकता के लक्षण है आचार्य हजारीशंकर द्विवेदी ने बताए हैं। इस प्रकार आचार्य हजारीशंकर द्विवेदी ने ऐतिहासिक दृष्टि, इहलौकिकता और मुक्ति की सामूहिक चेतना को आधुनिकता का प्रमुख लक्ष्य माना है। अब आधुनिकता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य क्या है? और सर्वविदित है कि आधुनिकता मूल्यपरक और गुणात्मक श्रेणी है। यह भी सच है कि यह एक जटिल ऐतिहासिक यात्रा की देन है। आधुनिकता से पहले के काल को यूरोप में अंधकार युग यानी जो इसका समय था 436 ईस्वी से 1453 ईस्वी कहा गया है। 29 मई 1453 ईस्वी का दिन विश्व इतिहास का निर्णायक दिन था। सुल्तान मोहम्मद द्वितीय ने इस दिन कुस्तुनिया पर विजय प्राप्त की थी। 53 दिनों तक चली घेराबंदी के बाद बाइजेंटाइन साम्राज्य का पतन होता है। इस प्रकार 1500 वर्षों तक चले रोमन साम्राज्य का अंत हो जाता है। कुस्तुनिया यूरोप और एशिया के बीच स्थित था। सामरिक और व्यापारिक दृष्टि इसका विशेष महत्व था। इस शहर पर ओटोमन तुर्कों के कब्जे के कारण यूरोपीय देशों को बहुत बड़ी आर्थिक हानि हुई। उनके व्यापारिक मार्ग बंद हो गए। यह एक बड़ा सभ्यता संघर्ष था। इसमें उस्मानी साम्राज्य की विजय हुई और यूरोपीय देशों की भारी पराजय हुई। पराजय बहुत से यूरोप की चेतना पर गहरी चोट पहुंची। आवागमन और व्यापार के मार्गों पर ओटोमन तुर्कों का कब्जा था। यूरोप का व्यापार सिमट गया था। अब भारत, चीन आदि देशों से व्यापार के लिए वैकल्पिक मार्ग की खोज होने लगी। भूमध्य सागर और काला सागर पर ओटोमन तुर्कों पर अधिकार होने के कारण जब अफ्रीका होते हुए नई रास्ते की तलाश की गई। वास्को डिगामा की यात्रा इसी अभियान के अंतर्गत थी। अभी वास्को डिगामा जो थी उसकी यात्रा का उद्देश्य यही था। कोलंबस की समुद्री यात्रा भी भारत की खोज के निमित्त थी। इन खोजों का मुख्य उद्देश्य व्यापार था, लेकिन कालांतर में नए खोजों के देशों और महाद्वीप यूरोप के उपनिवेश बन गए। इससे यूरोप के व्यापार में वृद्धि हुई, उनके उद्योगों का विकास हुआ। इसी भौतिक संरचना की नींव पर यूरोप के आधुनिक सभ्यता का विकास हुआ। आधुनिक भावों को विकसित करने में पुनर्जागरण की बड़ी भूमिका रही है। इस दौरान यूनान और रोम के शास्त्रीय दर्शन और साहित्य का प्रसार हुआ है। इससे कट्टर ईसाई दृष्टि से हटकर देखने का अवसर मिला है। इस युग में यूरोप में बड़े बड़े साहित्यकार, कलाकार, राजनीतिक, वैज्ञानिक और विचारक हुए हैं। प्रिंटिंग प्रेस के आविष्कार ने पूरे यूरोप में विचारों के प्रभाव को तेज कर दिया। लियोनार्डो दा विंची, इनका जो समय काल है 1452 से 1519 ईस्वी, गैलीलियो और कोपरनिकस के अलावा थॉमस होब्स और चौसर आदि विद्वानों के नाम प्रमुख है। पुनर्जागरण काल में अर्जित यूनान और रोम के साहित्यिक और दार्शनिक ज्ञान के कारण यूरोप में 17वीं और 18वीं शताब्दी में ज्ञानोदय एनलाइनमेंट का प्रादुर्भाव हुआ। ज्ञानोदय ने मानवता, ईश्वर, विवेक और प्रकृति को लेकर नए विचार दिए। यह विचार इस युग के दर्शन, कला और साहित्य में प्रकट होते हैं। ज्ञानोदय के केंद्र में विवेक था। विवेक की शक्ति के सहारे मनुष्य दुनिया को समझ सकता था और अपनी दशा को सुधार सकता था। विवेक आश्रित मानवता का लक्ष्य ज्ञान, स्वतंत्रता और आनंद की प्राप्ति था। इसी पृष्ठभूमि में वैज्ञानिक क्रांति का जन्म होता है। वैज्ञानिक और मानवतावादी सोच के कारण धार्मिक सुधार की दृष्टि से सुधार आंदोलन, रिफॉर्मेशन का जन्म होता है। इससे कैथोलिक चर्च की सत्ता को ठेस पहुंचती है। अब समाज नए ज्ञान और विज्ञान को सहज स्वीकार करने के लिए तैयार होता है। पुनर्जागरण, रेनेसांस, ज्ञानोदय, एनलाइटनमेंट और सुधार, रिफॉर्मेशन की प्रक्रिया ने यूरोप में आधुनिक युग को जन्म दिया। इसका परिणाम यह होता है कि अब धार्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा होती है। जीवन मूल्य के रूप में मानववाद, ह्यूमनिज्म को महत्ता मिलती है। अब मनुष्य अपनी जय यात्रा के ऐतिहासिक युग में प्रवेश करता है। आधुनिक चिंतन ने ईश्वर की जगह मनुष्य और उसकी भौतिकवादी गतियों को, धर्म की जगह इतिहास और राजनीति को महत्व दिया है। मानवतावाद ने अध्यात्मवाद को स्थानापन्न किया है। चर्च तथा समानता मूल्य के सापेक्ष मनुष्य की गरिमा को प्रतिष्ठित किया है। इसने मनुष्य में इस विश्वास को पैदा किया है कि उसे दयावान, उदार और सहिष्णु होना चाहिए। कि मनुष्य को क्या है? दयावान, उदार और सहिष्णु होना चाहिए। अब मनुष्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य और क्षमता पर भरोसा कर सकता था। इस नए इहलौकिक मानववाद ने मनुष्य और समाज के विकास का मार्ग खोल दिया है। इससे मानव इतिहास के एक नए आत्म सजग और आत्म
अभिनंदनात्मक मनुष्य का अभ्युदय होता है। अब स्वतंत्रता, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय जैसे श्रेष्ठ मूल्यों की स्थापना होती है। इस प्रकार आधुनिक युग में एक नए मानववाद की स्थापना होती है, जो अपनी व्याप्ति में पहले की विचारधाराओं की तुलना में अधिक वैज्ञानिक और मानवीय था। आधुनिक नव मानववाद ने मध्यकालीन जड़ सूत्रवाद, बर्बरता और जड़ता के स्थान पर मानव मूल्यों और अधिकारों की नई संस्कृति का निर्माण किया है। अब इसके बारे में पढ़ेंगे कि आधुनिकता का दार्शनिक आधार क्या था। आधुनिक युग से पहले सत्य का प्रकटीकरण हुआ करता था। इस प्रकट सत्य की अनुभूति होती थी। यह अनुभूति ईश्वर द्वारा चुने हुए कुछ लोगों को ही मिलती थी। ये चुने हुए लोग प्रयोग और परीक्षण नहीं बल्कि साधना के द्वारा उस प्रकट सत्य को हासिल करते थे। यह सत्य धार्मिक था। यह सत्य क्या था? धार्मिक है। इसमें पावनता थी। इस पर सवाल नहीं किया, खड़ा नहीं किया जा सकता। आस्था और श्रद्धा पर आधारित होने का कारण यह अपुरुषीय था। आस्था और श्रद्धा पर आधारित होने का यह अपुरुषीय था। प्रकट सत्य के खिलाफ बोलने वाले धर्म निंदक माने जाते थे। गैलीलियो ने बाइबल के प्रकट सत्य के खिलाफ जाकर कहा था कि पृथ्वी और सूर्य स्थिर है। आधुनिक चिंतन में सोचने के तरीकों को बदला है। अब धर्म के बजाय विवेक को प्रमुखता मिलती है। आस्था, श्रद्धा, विश्वास या अंधविश्वास अलग। आधुनिक युग में बुद्धिवाद को प्रधान मिलती है। यानी आधुनिक युग में है उसमें बुद्धिवाद जो होता है वो महत्वपूर्ण वो है। विधेयवाद के प्रादुर्भाव के कारण विवेक सम्मत चिंतन को बदल मिलता है। वस्तु का सत्य की प्रतिष्ठा होती है। यह धार्मिक मान्यता और अंधविश्वासों को आत्म सत्य से अलग था। वस्तुगत सत्य में बदलाव नहीं आता है, जबकि अनुभूति जन्य होने के कारण आत्मगत सत्य बदलता रहता है। वेदवाद इस मानते बताता है कि वस्तुगत विचार तो कर्मिक ज्ञान के माध्यम से हासिल किया जाता है। इस तरह वस्तुगत सत्य असल में तथ्य होते हैं जिन्हें समझा और समझाया जा सकता है, लेकिन बदला नहीं जा सकता। इस वैज्ञानिक चिंतन का विकास हुआ। इस मान्यता को बल मिला कि वैज्ञानिक परिघटनाएं विवेक की नींव पर खड़ी सार्वभौम सिद्धियों पर आधारित होती है। फ्रांसीसी दार्शनिक और गणितज्ञ रेने देकार्त ने यह क्रांतिकारी मत दिया कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यानी देकार्त क्या कहते हैं कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। यानी सोचना, जब मैं सोच रहा हूँ तो मैं मानव हूँ, मेरे में सोचने की जो शक्ति है। वो जो सोचता नहीं है वो इसमें इनके सारे वो निर्जीव है। उनके इस चिंतन ने बुद्धिवादी और मानव केंद्रित चिंतन की शुरुआत हुई। यानी इससे क्या है, इस चिंतन से बुद्धिवादी और मानव केंद्रित चिंतन की शुरुआत हुई। देकार्त के चिंतन को आधुनिक जीवन दर्शन के नियम के रूप में जाना जाता है। देकार्त ने मन और देह तत्व को परतत्व की परिकल्पना की है। अब मन अध्यात्म और ईश्वर के लिए था, तो देह पर प्रयोग करना संभव हुआ। इस चिंतन ने शरीर रचना के अध्ययन और प्रयोग को प्रोत्साहित किया। इसी काल में गैलीलियो, बेकन और न्यूटन हुए। इनके चिंतन से बुद्धिवादी और वैज्ञानिक सोच को उधार मिला। अब यह बात प्रतिष्ठित होने लगी कि प्रकृति नियमबद्ध है। प्रकृति में जितनी घटनाएं घटती है उसका कारण और यह कारण प्रकृति के बाहर देवी सत्याति में नहीं बल्कि प्रकृति में ही है। विवेकशील प्राणी होने के कारण मनुष्य प्रकृति के नियमों को जान सकता है। प्रकृति इन घटनाओं में एक बारंबारता, एक अनुक्रम है जिसे मनुष्य इनके आलोक में पृथ्वी का विकास कर सकता है। इससे कई काम आसान हो जाते हैं। इस प्रकार बुद्धिवादी सोच ने विज्ञान आधारित औद्योगिक प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया। विज्ञान के कारण सत्य के प्रति नया दृष्टिकोण बनाया। दर्शन क्षेत्र में आरंभ से ही यह तत्व मानसीय प्रसन्नता की सत्य क्या है। आधुनिक युग में यह माना गया कि सत्य वस्तुपरक है, परम परस्पर संबंधित है तथा व्यक्ति सत्य से बाहर है। सत्य शक्ति व्यक्ति द्वारा खोजा जाएगा। अगर दो व्यक्तियों द्वारा खोजे गए सत्य में अंतर है तो इसका कारण यह है कि वे सत्य को कहाँ से देख रहे हैं और उनके आपसी संबंधों पर किस रूप से विचार कर रहे हैं। यह तत्वमांस और ज्ञानमांस आधुनिक विज्ञान से संबंधित है। आधुनिक विज्ञान ने सत्य को परीक्षणीय बताया है। अब यह माना जाने लगा है कि प्रकृति के नियमों को परिकल्पना, हाइपोथेसिस और प्रयोग द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हासिल सत्य वस्तु परस्पर संबंधित प्रयोगों द्वारा परीक्षणीय, सार्वत्रिक, सार्वभौमिक माना गया है। अब इस सत्य की प्रतिष्ठा हुई कि यदि हम किसी पदार्थ की प्रारंभिक अवस्था की जानकारी प्राप्त कर लें तो उसके भूत और भविष्य के बारे में जाना जा सकता है। इसमें चीज़ों के विकास की गति को एक रैखिक माना जाता था। देकार्त, होब्स, जॉन लॉक, स्पेंसर, मॉन्टेस्क्यू, ताकविल, बेंथम, जेम्स मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल इसके प्रवक्ता थे। यह चिंतन यूरोप के पुनर्जन्म और ज्ञानोदय के केंद्र में था। इस चिंतन को इतिहास के क्षेत्र में लागू किया गया। इस पत्ति के कारण प्रयोजनवादी इतिहास दृष्टि का विकास होता है। दृष्टि का विकास आधुनिक पूंजीवाद पूंजी के एक चित्रण और विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण संभव हुआ। इसकी तारीख उपसिद्धि और प्रयोजन वस्तुवादी इतिहास में सन्निहित है। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को वस्तु सत्य बताते हुए साम्यवाद को उसकी तर्कसिद्ध परिणति बताया था। आधुनिक ज्ञान मानस ने वस्तु को शक्ति एकमात्र प्रमाण, बुद्धि और विवेक को बताया। इसके लिए वैज्ञानिक विवेकों को महत्व दिया था। सत्य को हासिल करने का माध्यम आत्मबोध, आस्था और श्रद्धा और स्वानुभूति नहीं थे। इन्हें मध्यकालीन और सामंती मूल्यबोध माना गया। इस प्रकार परंपरा और आधुनिकता के द्विचर में पूरा विमर्श अवस्थित हो गया। अब जो अगला बिंदु है वो है आधुनिकता का प्रभाव और प्रसार। आधुनिक ज्ञान और विज्ञान के समाज में
प्रतिष्ठित होने के बाद इसका सबसे पहला प्रभाव धर्म और परंपराओं से पड़ता है। पहले इन सवाल पर खड़े करना संभव नहीं था। आधुनिक युग में धर्म को भी विज्ञान के प्रतिमानों को बनाना पड़ रहा था। इस प्रकार रोजाना की जिंदगी का यही लौकिकरण आधुनिक युग की बड़ी उपलब्धि थी। आधुनिक चिंतन का प्रभाव था कि विवेक का महत्व बढ़ता है और तर्क और विवेक से परे अब कुछ भी नहीं था। अब व्यक्ति समाज और राज्य की मान्यताओं को विवेक की कसौटी पर खरा उतरता जरूरी था। अब प्रखर सत्य ज्ञान के बजाय वैज्ञानिक प्रयोगों पर आधारित ज्ञान की महत्व थी। विवेकीकरण आधुनिकता के अभियान ने चीज़ों को खारिज कर दिया और कई चीज़ों को शामिल किया। अब लोकोच्चार, रूढ़ियों और स्वानुवाद जैसी चीज़ों का महत्व नहीं रहेगी। आधुनिकता की परियोजना के परिणामस्वरूप चर्च की सत्ता में शरण हुआ था। चर्च की सत्ता के खिलाफ आधुनिक राष्ट्र राज्यों का उदय होता है। अब राज्य पर चर्च की संप्रभुता के स्थान पर संप्रभु राष्ट्र राज्यों का जन्म होता है। इसे मध्यकालीन समांतवाद का समाप्त होता है और व्यक्तिवाद की प्रतिष्ठा हुई। अतः ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है जो अपने हित स्वयं सोच सकता है। सदियों तक जिन आस्थाओं, परंपराओं और विश्वासों पर वह आधारित था, अब वे प्रश्नातीत हो चुके हैं। इसके बजाय अब वह अपनी शक्ति और सामर्थ्य पर पूरा भरोसा करने लगा। इस यूरोप में सक्रिय और जागृत व्यक्ति का अभिदय होता है। यूरोप में औद्योगिक विकास की कमान इसी जागृत व्यक्ति के हाथ में थी। औद्योगिक क्रांति के कारण यूरोप में उत्पादकता में वृद्धि होती है। उपनिवेशों में यूरोपीय आधुनिकता का सामना वहाँ की पारंपरिक संस्कृति होता है। इसे नए विश्व पैदा होता है। सर्वजित आधुनिकता का एक पूरा अभियान यूरोपीय था। उपनिवेशों की पारंपरिक संस्कृति में उसका सेप हुआ और कई जगह इसने उसके रूप को इतना बदल दिया वे बेचैरा हो गए। सन 1883 ईस्वी में ब्राइडे ने ही लिखा था कि हमारी सभी परंपराएं और अनुभव एक विदेशी नस्ल से जुड़ गए हैं। हमारे पास अपनी कोई बल्कि अपने मालिकों की कविताएं हैं। हमारे कानों में जो गीत सुनाई देते हैं, हमारे होठों पर तैरते रहते हैं, वही ही गीत है जिन्हें हम उन लोगों के मुँह से सुनते हैं और हमारी पीड़ा और कराह पर हमारे ऊपर चीखते रहते हैं। वे अपने उस इतिहास की गीत गीत गाते हैं जिनमें हमारे अपमानों की दास्तान लिखी हुई है। यह हमारी बदकिस्मती है कि उनके पूर्वाग्रहों और उनके जज्बे को हम सीख लेते हैं और हम समझते हैं कि हमारे अंदर भी उनकी जैसी ताकत और ख्वाहिशें में भी आ गई है। इस प्रकार आधुनिक परियोजना की एक परिणति उपनिवेशवाद के रूप में भी होती है। यह अपने सामने दिखाई दर्शित होती है। आगे जो बिंदु है, आधुनिकता एक आलोचनात्मक विवेचन। इतिहास में प्रत्येक बड़ा परिवर्तन कुछ प्रगतिशील है तो कुछ प्रतिगामी तत्वों से युक्त होता है। आधुनिकता ने एक औद्योगिक नगर सभ्यता को जन्म दिया था। इस सभ्यता ने एक ऐसी भीड़ को जन्म दिया जो सुंदर बाजार और रुचियों से युक्त होने के साथ साथ चेहरा विहीन भी था। आधुनिक सभ्यता के सामने सबसे उलझा और कठिन सवाल यह था, आधुनिक विकास के कारण अनेक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के बावजूद मनुष्य एकांकी क्यों है। आधुनिक जो कि यूरोप का पूरा दृश्य इलियट जैसे कवियों के लिए वेस्टलैंड क्यों बन गया। प्रसाद क्यों इस कोलाहल की अवनी का परित्याग करना चाहते हैं और फिर क्यों सोचना पड़ता है कि इस दौरे तरक्की में दुखी है बहुत इंसान। यानी आधुनिक युग में इतनी प्रगति हो गई है फिर भी इंसान है वो अकेला है, दुखी है, स्त्रांस है और बेचैन है। विचारित धरातल पर आधुनिकता की वस्तुगतता की अवधारणा को प्रश्नांकित किया गया है। हार्मीमर और एडर्नो ने आधुनिकता के विवेकवाद को बहुत गतिमान किंतु समस्यात्मक बताया है। इसे मूल्यहीन वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी का जन्म हुआ है। अब मनुष्य के ऊपर धार्मिक, पौराणिक, भौतिक, सामाजिक पाबंदियां नहीं थी। एक निरपेक्ष व्यवस्था भले ही विद्यमान थी लेकिन ऐसी शक्तियां भी थी जिन्हें मनुष्य नियंत्रण नहीं कर सकता था। यह सही है कि आधुनिक युग की औद्योगिक प्रगति के कारण सामंती व्यवस्था टूट गई। टूटना नष्ट होना नहीं होता, रूपांतरण था। जो समान थे वही पूंजीपति बन गए। उद्योगों द्वारा व्यापक फैला जन विस्थापन हुआ। प्रकृति का दोहन हुआ। रूप में स्वच्छंदवादी आंदोलन के विकास में इन सब वस्तुस्थितियों की भूमिका है। आधुनिक सभ्यता तर्क और विवेक आधारित थी लेकिन स्वच्छंदतावाद ने इसके सापेक्ष भावना और कल्पना को महत्व दिया। आधुनिकता का दावा है कि समय नवीकरणीय होता है, टाइम इज रिन्यूएबल। इसका निरार्थ यह था कि समुदाय द्वारा अब तक सिंचित सारे मूल्य, आस्थाएं, नीति, मान्यताएं और आदर्श प्रश्नों के घेरे में आ गए हैं। इसका प्रत्याख्यान एडमंड बर्क, रूसो और हेगेल की चिंतन में दिखाते हैं। हेमरमास ने आधुनिकता की परियोजना की आलोचना करते हुए इस पर दैनिक जीवन के उपनिवेशीकरण का आरोप लगाया है। गायत्री चक्रवर्ती शिववाक लोक जीवन के पक्ष में खड़ी होकर कह देती है कि विवेकपूर्ण और बेहतर ज्ञान का दावा कर रही आधुनिकता की परियोजना ने यह विचार दिया कि लोग में भी सीखने और सिखाने के तत्व हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आधुनिक युग के मूल्यबोध से पहले भी मनुष्य आधारित जीवन जीने की शिक्षा देने वाली लोक कथाएं विद्यमान थी। जैसे शादी कामयानी में भी बुद्धि केंद्रित है। आधुनिक सभ्यता का क्रिटिक विद्यमान है। वर्तमान का हिंद स्वराज भी आधुनिक परियोजना पर सवाल उठाता है। गांधी जी राज्य की शक्ति और औद्योगिक संस्कृति का विरोध करते हुए गाँव और लोक शक्ति की प्रतिष्ठा कर रहे थे। इस प्रकार आधुनिकता के अभियान ने जिस गत्यात्मक और संभावनापूर्ण मनुष्य को जन्म दिया था उसी के साथ कई मनुष्यों के विस्थापन और दमन की अकथनीय गाथा भी जुड़ी हुई
गई है। ये लोग आधुनिकता से पैदा हुए पूंजीवाद द्वारा प्रताड़ित थे। इनके लिए आधुनिकता का बयान शक्ति, सत्ता और समृद्धि से ऐसे लोगों की व्यथा कथा बन गई है। ये लोग कुछ लोगों के मुनाफे हेतु श्रम करने के लिए अभिषिक्त है। विषमता की पीड़ा में व्यस्त विश्व की चिंता जयशंकर प्रसाद कामायनी में भी दिखती है। कामायनी बुद्धिवादी आधुनिक सभ्यता के विकास की सत्य की समीक्षा का प्रयास किया गया है। इन कामायनी के अंदर बुद्धिवादी आधुनिक सभ्यता के विकास की सत्य की समीक्षा का प्रयास किया गया है। तो ये आधुनिकता की जो पृष्ठभूमि है, आधुनिकता का इतिहास है, उसके बारे में अपने चर्चा की। अगली वीडियो में बात करेंगे कि आधुनिकता से उत्तराधुनिकता रूपांतरण कैसे हुआ और जो अंत की घोषणाएं की है, लेख्य की मृत्यु हो, ईश्वर की मृत्यु और भी जो घोषणाएं की है, उपन्यास की मृत्यु, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। और उसके मुख्य आलोचक कौन से हैं, उत्तराधुनिकता और आधुनिकता पढ़ने के लिए मुख्य जो पुस्तकें हैं वो कौन सी है, दूसरे वीडियो इसका 2 भाग बनेंगे। एक भाग ये पृष्ठभूमि और दूसरा इसका जो संपूर्ण है वो इसके बाद में बनाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।